जी एडवांस का रिजल्ट आ रहा है। काशीपुर शहर को काशीपुर से पहली बार आईआईटी मिलने वाला है। मेरी लग्जरी लाइफ को छोड़कर यहाँ आने की तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिखावे में बिलीव नहीं करता, रियल रहना पसंद करता हूँ। मैंने इससे पहले जब भी और जहाँ भी पढ़ाया वो टायर 1 सिटीज थे और काशीपुर अपना टायर 3 सिटीज में आता है। थोड़ा मुश्किल था यहाँ पे बच्चों के साथ में डील करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नवजोत कौर। हम इस शो में आपकी मुलाकात बहुत ही खास शख्सियत के साथ करवाते हैं और इसी के साथ आज आपका परिचय करवाने जा रही हूं एक बहुत ही खास मेहमान के साथ। बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, बहुत बड़े बड़े नामी जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ इन्होंने काम किया है। एलन में काम कर चुके हैं, टीचिंग कर चुके हैं, इसी के साथ आकाश कॉर्पोरेट में भी टीचिंग कर चुके हैं। लाखों का सैलरी पैकेज पर लग्जरी लाइफ को एक तरफ रखा, चुना और काशीपुर के बच्चों के लिए यहाँ पर वाईटी करियर इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं। मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी वाईटी करियर इंस्टीट्यूट के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राहुल चौधरी जी के। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल यही है, एलन या आकाश कॉर्पोरेट जैसे बड़े बड़े नामी जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ आपने काम किया है, आप टीचिंग कर चुके हैं, 16 साल का आपका एक्सपीरियंस है, लाखों का पैकेज होता है टीचर्स का, पर लग्जरी लाइफ को एक साइड पर आपने रखा और काशीपुर के बच्चों के लिए आपने सोचा कि एक अच्छा एक ऑल्टरनेटिव एक प्लेटफॉर्म लाया जाए। क्या कुछ विजन लेकर आप चले? देखिए मैम, जब ऊपर वाले को कुछ अच्छा कराना होता है तो संयोग अपने आप बनने लगते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ भी है। इसके पीछे भी 2-3 कॉन्सेप्चुअल स्टोरीज हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मेरी लग्जरी लाइफ को छोड़कर यहाँ आने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं दिखावे में बिलीव नहीं करता, कनिंगनेस में बिलीव नहीं करता, रियल रहना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर आप इसके एक दूसरे पहलू को देखें तो एक टीचर के लिए लग्जरी या सुकून क्या होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए या शहर की तरक्की के लिए खुद को खपा रहा है। और इंटरनली मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने शहर के लिए ऐसा कर पा रहा हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए अभिभावकों का, बच्चों का और शहर के हर व्यक्ति विशेष का, जो मुझे ये एहसास दिला रहा है कि हाँ, मैं एजुकेशन के क्षेत्र में शहर के लिए अच्छा करने के लिए खुद को खपा रहा हूँ। जी। अगर बात की जाए, क्योंकि जब आपने यहाँ पर वाईटी करियर इंस्टीट्यूट की स्थापना की होगी तो दिक्कतें भी बहुत आई होंगी, चैलेंजेस बहुत आए होंगे। किस तरह से आउटपुट या फिर कह सकते हैं फीडबैक आपको मिला काशीपुर के बच्चों का जब आपने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की? मैंने इससे पहले जब भी और जहाँ भी पढ़ाया वो टायर 1 सिटीज थे जी, और काशीपुर अपना टायर 3 सिटीज में आता है। तो ये तो जरूर आप कह सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल था यहाँ पे बच्चों के साथ में डील करना, या बच्चों की स्मार्टनेस टायर 1 सिटीज के कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप जानते हैं कम रही होगी यहाँ पे। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाईटी करियर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के 1 साल के बाद ही मैंने अपने पहले बैच से एक बच्चे को एनआईटी भेजा, 2 बच्चे अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीटेक कंप्लीट कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे साल की, जो कि अभी वर्तमान में अब हमारा चल रहा है। इस साल हम 4 बच्चे एनआईटी में सेलेक्ट कराने की कंडीशन में जा चुके हैं जी। उस लेवल पे उनका जेईई मेन का परसेंटाइल है। और बड़ी खुशी के साथ मैं आपके इस पॉडकास्ट में कहना चाहता हूं कि 1 जून को जो जेईई एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, काशीपुर शहर को काशीपुर से पहली बार आईआईटी मिलने वाला है। बात करें हम नीट के 3 मई को हुए एग्जाम की जी। तो उसमें भी लगभग 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे हमारे जो 500 प्लस थे और 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 560 प्लस थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन 2 सालों में जो ये रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब अब आपको खुद देना चाहिए कि शहर से मुझे उतना मिला या नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि शहर ने उससे बहुत ज्यादा दिया है। जी, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं और बच्चों के लिए जो आप करना चाहते थे उसको आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इसी के साथ हमने देखा है कि जैसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बड़ी फ्री स्टाइल
कोचिंग दी जाती है बच्चों को। टीचर्स बड़े फ्री स्टाइल में पढ़ाते हैं, लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम खान सर की भी बात करें तो किस तरह से आपका क्लासरूम में अप्रोच रहता है कि बच्चे किसी भी टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएं, कर पाएं? मैम, मैं हमेशा से एक बात में विश्वास करता रहा हूँ कि सब्जेक्ट साइंस का हो या फिर नॉन साइंस का बैकग्राउंड का हो, सब्जेक्ट को सीखने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी होता है कि उस सब्जेक्ट का ABCD आपको आना चाहिए जी। और फ्री स्टाइल टीचिंग तभी हो सकती है जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पता हो उसे कि वो ABCD से स्टार्ट किया उसने। पहले उसने वर्ड से सिखाए, फिर उसने लेटर से सिखाए, एंड देन उसने सेंटेंस सिखाए, एंड देन उसने पैराग्राफ सिखाए, एंड देन फिर एक बुक रीड हो सकता है। तो मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो यही है कि मैं अपने सब्जेक्ट को उस तरीके से लेके चलता हूँ कि पहले मैं उसकी ABCD पे काम करूँ। जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा A to Z मेरे सब्जेक्ट का सीख चुका है, जो रिक्वायरमेंट है मेरे को आगे चल करके लेटर्स लिखने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, तो इस तरह से मैं अपनी क्लास को एंगेज करता हूँ और बच्चों को ABCD से सिखाना शुरू करता हूँ। ऐसा बच्चा, आप अगर मेरी क्लास में किसी ऐसे स्टूडेंट को भी बिठा दें जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का हो, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ वो बाहर आके ये बोलेगा कि उसे फिजिक्स समझ। अच्छा, आप अपना एक्सपर्टीज सबसे ज्यादा आपको फेवरेट फिजिक्स ही लगता है, फिजिक्स के लिए आप जाने भी जाते हैं, राइट? तो बेसिकली सर आप फाउंडेशंस पर काम करते हैं, बच्चे की फाउंडेशन को आप सुधारने की ओर आप अग्रसर रहते हैं। सर, अगर प्रेजेंट शिक्षा प्रणाली की बात की जाए, क्या लगता है क्या सुधार करने की जरूरत है? अभी प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, क्या बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जैसे टीचर्स है या सिलेबस है या फिर सिस्टम है, क्या इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? मैम, गवर्नमेंट इन चीज़ों पे अपने आप इनिशिएटिव ले रही है। सिलेबस में क्या सुधार होना चाहिए वो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हाँ, यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि एज ए टीचर जो अपडेशन हो रहा है वो मुझे अप टू द मार्क नहीं लगता। तो पता नहीं, और नो डाउट रिसर्च के बाद ही ये सब डिसीजन लिए जा रहे होंगे, बट एज ए टीचर मेरा मानना ये है कि जो सिलेबस को कुछ कट किया है, कुछ ऐड किया है, या जो भी मॉडिफिकेशन किए हैं वो अप टू द मार्क मॉडिफिकेशन नहीं है मेरे हिसाब से। तो नो डाउट मैं सिस्टम तो बाद की बात है, सिलेबस की बात पहले कर रहा हूँ कि सिलेबस में मुझे लगता है कि चेंजेस जो हुए हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। तो नो डाउट सिस्टम में भी बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। और जहाँ तक बात करें हम टीचर्स की, तो ये भी एक फैक्ट है कि टीचिंग स्टाइल के साथ साथ टीचर्स के अपडेशन की भी जरूरत है जी। एक्चुअली जो टीचर काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, अब उनको क्या लगता है कि भाई हमें सब आ रहा है और हम सब पहले से पढ़ाते आते हैं और सब कुछ ओके है, चलने दीजिए। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि अगर आप 20 साल से पिछले पढ़ा रहे हैं तो 20 साल पहले बच्चे का जो माइंडसेट था और आज जो बच्चे का माइंडसेट है, अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी उसके साथ मैच नहीं करेंगे, आप उसको A फॉर एप्पल पढ़ाएंगे लेकिन A फॉर तो उसको समझने में परेशानी होगी। सो मीन्स टीचर्स को अपडेटेड रहने की बहुत जरूरत है, टीचर्स को फंडामेंटल नॉलेज पे काम करने की बहुत जरूरत है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि टीचर्स को साइंस बैकग्राउंड तो ठीक है, नॉन साइंस बैकग्राउंड के टीचर्स के लिए भी कहना चाहूँगा कि आपको NCERT पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए इंडिया में, UPSC का हो, नीट का हो, IIT का हो, NCERT जो 6 से लेकर 12 तक की है वही हमारा बेस है। तो मैं इसी चीज पे स्टिक रहूंगा कि सिस्टम और सिलेबस अपडेशन, ये तो एक सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में है, सिलेबस अपडेशन मेरे अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं है जी। और टीचर्स को NCERT बेस्ड और NCERT पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। सर, IIT, JEE या फिर नीट की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे हर साल उतरते हैं ये एग्जाम्स देने के लिए और लगातार ये कंपटीशन का लेवल भी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं। किस तरह से आप YT करियर इंस्टीट्यूट में बच्चों को अपग्रेड करते हैं, उनको कंपटीशन रेडी बनाते हैं? मैम, नो डाउट बहुत सारे कोचिंग्स हैं, कंपटीशन की कोचिंग्स में तो नो डाउट कोचिंग्स में कॉम्पिटिशन्स है, लेकिन अच्छे कोचिंग्स में नहीं। अच्छे कोचिंग से मेरा मतलब है जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट पिछले 2 सालों में इस बात को साबित कर चुका है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। तो नो डाउट ये कंपटीशन कोचिंग्स का तो आप अपने आप अलग हो जाता है अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। और YT करियर इंस्टीट्यूट उन में से एक है जो रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करता है।
इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो नो डाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कितने कंपटीशन में हैं, मतलब कितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो भी देखना एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। हमारा क्या रोल है इस बीच में? जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो खुद ही कर लेंगे, उनको कोई बहुत ज़्यादा कोचिंग से मतलब किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, एक गाइडेंस चाहिए, कंटेंट चाहिए, वो कर लेते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। जो कैंडिडेट्स एवरेज हैं, जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं है, जो मेहनत कर सकते हैं लेकिन उन्हें पहले कभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, जो फाइनेंशियली वीक होने की वजह से पहले कभी इस टाइप के माहौल को नहीं देख सके, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हम IT कैरियर इंस्टीट्यूट। एक एवरेज बच्चे को लेकर के चलते हैं और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक लेके जाते हैं, एक बिलो एवरेज बच्चे को लेकर चलते हैं, उसे एक्सलेंट तक लेके जाते हैं। ये हमारा टास्क। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, अगर कोई बच्चा IT कैरियर इंस्टीट्यूट आया है जी, तो वो जहां कल था उससे काफी आगे होना चाहिए। अगर वो जहां कल था, अगर वो वहां आज भी वही है, तो फिर इसका मतलब है कि IT कैरियर इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं किया। ओके। तो मेरा मानना है कि इंस्टीट्यूट्स को या कोचिंग्स को इस तरीके से काम करना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ हो। सारे लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते, इतनी सारी सीट्स एम्स या गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल में या फिर IITs में नहीं है जितने लोग एग्जाम देते हैं। सबकी डेस्टिनेशन IIT या एम्स या GMC नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें कल को अपनी लाइफ में आगे चल करके अपने साथ IT कैरियर इंस्टीट्यूट में हमारे साथ जो उन्होंने काम किया उसकी मतलब एक हेल्प मिले कि मैंने क्या सीखा, मेरी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई वहाँ पे, और कैसे लाइफ में रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है। जरूरी नहीं है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, लाइफ में हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना चाहिए, उसके लिए हम काम करते हैं। सर, इसी के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछा जाता है और अक्सर बच्चों में भी ये चीज़ होती है कि एक साल जो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी आते हैं और दूसरे साल डिफिकल्ट आते हैं। क्या ये सच में है? ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो एग्जाम डिफिकल्ट है या एग्जाम इजी है जी। सेम क्वेश्चन पेपर को एक बच्चा डिफिकल्ट बता सकता है और एक बच्चा इजी बता सकता है। मैटर इस बात पर करता है कि किसने तैयारी कैसे करी। आया तो सब सिलेबस से ही है ना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि NCERT से ही आया है सब कुछ। NCERT ही श्रीमद् भागवत गीता का काम कर रही है वहां। अब एक बच्चा बोल रहा है आसान है, एक बच्चा बोल रहा है टफ है, इसका मतलब क्या है? उसने उस चीज को नहीं पढ़ा है, दूसरे वाले ने पढ़ा है, या फिर उसको जिसने पढ़ाया है उसने उसको उतनी मल्टी डायमेंशंस नहीं दिखाई हैं उस चीज की कि इसके सराउंडिंग में और क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी कैसे आ सकते हैं, और इसको सिखाया गया है। सारा डिफरेंस इसी बात का है कि सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाना सब कुछ नहीं है, कितना ज्यादा डीपली और कितना ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होकर के आपने तैयारी की है, उसके भी आप पे डिसाइड होता है कि बच्चे को पेपर आसान लगेगा या डिफिकल्ट लगेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो वो तो सबके लिए आ गया जी। तो ये कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि इजी टफ, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि असफलता के बाद अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं और बहुत सारे मेंटल इश्यूज से भी वो गुजरते हैं जब असफलता आ जाती है? ये आज के टाइम पे हमारे देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि जरा से वो विफल हुए, जरा सी असफलता मिली और वो तुरंत एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और जी। या कोई गलत कदम उठा लेते हैं या फिर जीवन में हार मान बैठते हैं कि हमसे अब कुछ नहीं होगा जी। तो उनके लिए मतलब एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि रेस्पेक्टेड लेट श्री अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल, उससे बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं मानता कोई, कि फेलियर के बाद वो खुद सुसाइड करने जा रहे थे, तो उनको किसी ने बताया कि भाई ऐसा नहीं करो, आप इससे भी किसी बेहतर काम के लिए बने हो, एंड देन वी नो हिम। मतलब मुझे लगता है कि ही इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी भी पर्सन ने इंडिया के उन्हें हिट किया होगा, राइट। ऐसा पर्सनालिटी बन जाना फेलियर के बाद, ये जर्नी होना चाहिए। इससे एग्जाम्पल से बच्चों को सीख लेना चाहिए कि कैसे मतलब नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे।
अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी जरूर ले लेंगे हम। अगर एक शब्द जिसमें आप आज के छात्रों का वर्णन कर सकते। मैं कहूँगा स्मार्ट बट लेस हार्ड वर्किंग। लेस हार्ड वर्किंग, क्यों लगता है आपको आज की जनरेशन थोड़ी लेस हार्ड वर्किंग है? क्योंकि ना डिजिटल इंडिया की तरफ जब हम जा रहे हैं ना, जैसे जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, तो बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं, नो डाउट इस बात में। लेकिन क्योंकि उनका टाइम कंज्यूम उधर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने कामों के लिए कम समय मिल रहा है, तो जो हार्ड वर्क है ऑब्वियसली उनका कम हो गया। एंड वो उसमें भी ये चीज खोजने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं कि हम लेस हार्ड वर्क करके स्मार्ट बन जाएं और सक्सेस अचीव कर लें। तो ये एक मतलब अभी मैं जहां तक मानता हूं कि ये 50-50 है, ड्रॉबैक भी है और ये एक पॉजिटिव भी है। बच्चा अपने एबिलिटी को डेवलप भी कर सकता है, स्मार्ट के साथ साथ उसे हार्ड वर्क कम करना पड़े और वो अचीव कर ले जी। और दूसरी तरफ एक बच्चा जो केवल स्मार्टनेस की तरफ ध्यान दे रहा है, हार्ड वर्किंग उसने खत्म कर दी, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये एकदम बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। सेकंड सवाल है मेरा, डिसिप्लिन या मोटिवेशन क्या जरूरी है? मैम ओनली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओनली की टू द सक्सेस। मैं आपको इस पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में मैं मोटिवेशन को कुछ मानता ही नहीं हूँ। बेसिकली मोटिवेशन और गाइडेंस दो वर्ड्स हैं। जैसे मोटिवेशन और गाइडेंस में क्या फर्क है, कितना फर्क है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे दूध का उबलना और दूध का उफनना जी, ये दो चीजें हैं। वैसे ही मोटिवेशन और गाइडेंस, दूध का उफनना मतलब बाहर निकल जाना, आपने गर्म किया तुरंत बाहर निकल गया, ये मोटिवेशन। आज किया किसी को मोटिवेट, कल खत्म हो गया। दूध का उबलना क्या होता है, वहां पे धीरे धीरे उबलते 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 खोया बन जाता है और उससे फिर रबड़ी बनती है जो कि बहुत ताकतवर होती है। वही गाइडेंस है। आप धीरे 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 सीखते रहिए, गाइडेंस में काम करते रहिए और बाद में आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलेंगे। राइट। तो मोटिवेशन को तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल दरकिनार कर दें। किसी बच्चे को मैं तो नहीं बोलता मोटिवेशन वाली बात, और डिसिप्लिन इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं। थर्ड है ऑनलाइन लर्निंग या फिर ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग? ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज। नेक्स्ट इज एक आदत जो आप चाहते हैं कि हर बच्चा अपनाए। अगर आप आदत की बात करते हैं तो मैं इसमें बोलूँगा कि बच्चे को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन अगर आप आदत की बात करें तो मैं कहूँगा कि रेगुलर होमवर्क, रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेगुलर डेली क्लासरूम का हो, होमवर्क का हो, मतलब आपका वर्क पर डे हो जाना चाहिए। ये हैबिट हर स्टूडेंट को अपनानी चाहिए जी। मेरा यही एडवाइस है। और युवाओं के नाम अगर आप कोई संदेश देना चाहें तो? युवाओं के लिए अगर हम बात करें संदेश की, तो इस समय पे जो हम सोशल मीडिया, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इसका हमें पॉजिटिव यूज करना चाहिए जी। जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स को स्क्रॉल करने में, जो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं एडिशनल चीज़ों में, ये सब चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं, मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान आज की डेट में 3 घंटे तो अपने फ़ोन में गुजार ही देता है अगर वो अपना स्क्रीन टाइम देखे तो। और कुछ जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जिनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, उनका टाइम तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। और एक तरीके से आप देखें अगर, तो ये क्या हो रहा है, हमारा ओवरऑल जो ग्रोथ के लिए लगना चाहिए था टाइम, देश के ग्रोथ के लिए लगना चाहिए था, वो सब कहाँ चला गया, सोशल मीडिया पे चला गया। तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा हम लोगों को भी, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी सिखाने के लिए कि कितना और कब और कैसे हम इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए। यही मेरा एक संदेश है कि आप उससे बचें और अपना सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। रूबरू के हमारे इस खास शो में आप पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है इतने सारे आपने जो गाइडेंस बच्चों को दी है, इससे बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपकी गाइडेंस के अंडर अभी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी बेस्ट विशेज हैं और YT करियर इंस्टीट्यूट के लिए भी हमारी बेस्ट विशेज हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।